नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं एक बार फिर से फलस्तीन, इजराइल और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेके। लगातार इजराइल फलस्तीन के बीच जो ईरान वाला मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान से इजराइल की युद्ध का जो मामला है वो लगातार सुर्खियों में है पूरे पश्चिम में। उसको लेकर एक अजीब सी हलचल मची हुई है और इसीलिए इस समय लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। एक सबसे बड़ा जो अपडेट आया है वो याह्या सिनवार से जुड़ा हुआ आया है। जो लोग मेरा चैनल लगातार देखते रहे हैं, याह्या सिनवार के बारे में पहले भी मैंने बहुत डिटेल में बताया है। हमास के सबसे इंपॉर्टेंट लीडर्स में हैं और फलस्तीन के अंदर बेहद मकबूल भी हैं। फलस्तीन के अंदर उनकी अपनी एक स्टैंडिंग है, लोग उनको प्यार करते हैं और फलस्तीन में वो एक लीडर की तरह स्थापित है। बात ये आ रही है कि याह्या सिनवार को हमास का नया हेड बनाया जाएगा। इसके पहले दूसरा नाम आया था, मैंने उस पर डिटेल से बात की थी। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसमें लगभग ये कंफर्म है कि याह्या सिनवार नए हेड बनेंगे हमास के। तो एक तो ये कि जो इजराइल के दिमाग में ये था कि हानिया की हत्या के बाद हमास बिखर जाएगा, हानिया की हत्या के बाद हमास की लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ये सारा जो कुछ था वो सारा का सारा गलत साबित हुआ है। पहली बड़ी खबर ये थी। दूसरी बड़ी खबर जो कल की खबर है वो ये है कि हिजबुल्लाह ने ड्रोन से इजराइल के ऊपर बड़े हमले किए हैं। अब ये इंपॉर्टेंट खबर इसलिए है क्योंकि सब लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं और वाकई इंतजार कर रहे हैं कि ईरान हमला करेगा, नहीं करेगा, कब करेगा, आज करेगा, कल करेगा। पूरे पश्चिम मीडिया में इस तरह की खबरें हैं। अभी मैं देख रहा था अमेरिका के जो संसद है उसके जो स्पीकर हैं उनका एक बयान आया है कि अगर ईरान हमला करता है इजराइल के ऊपर तो अमेरिका को इजराइल की मदद करनी चाहिए। अब इस बयान की जरूरत ही क्या है? ये सब जानते हैं कि अमेरिका हर हाल में इजराइल की मदद करेगा। पहले ये लगता था कि अमेरिका इजराइल को चलाता है, अब ये लगता है कि असल में इजराइल अमेरिका को चलाता है। बात इसलिए ये इंपॉर्टेंट थी, स्पीकर साहब का बयान इसलिए इंपॉर्टेंट था कि इसके पहले अमेरिका के कुछ बयानात आ चुके हैं जिसमें ये कहा गया कि अगर ईरान के साथ इजराइल वॉर में जाता है तो इस बार अमेरिका मदद नहीं करेगा। इस तरह के जो बयानात हैं वो लोगों को सुनाने के लिए सिर्फ होते हैं। अमेरिका के वो लोग जो इजराइल के खिलाफ हैं, जो इस पूरे वॉर को खत्म करना चाहते हैं, या फिर इंटरनेशनल मीडिया को सुनाने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। पहले भी रफा को लेके आप जानते हैं बहुत सारे बयान आए थे। जो बाइडेन ने कहा था कि अगर रफा के ऊपर हमला करेगा इजराइल तो हम उसको हथियार देना बंद कर देंगे। कुछ हथियार कुछ वक्त के लिए रोके भी गए थे, लेकिन बाद में रफा में भी इजराइल ने वही किया जो बाकी गजा में किया था और अमेरिका ने सारी मदद जारी रखी। जो बम रोके हुए थे वो बम भी दोबारा से जारी कर दिए गए और बाकी जो सारी मदद थी वो भी जारी रखी। तो ये तो दुनिया जानती ही है कि अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और इंग्लैंड जैसे जो मुल्क हैं वो लगातार इजराइल की सहायता करते रहेंगे। ये तो सारी दुनिया जानती है, कोई बड़ी खबर है नहीं। इसलिए स्पीकर साहब का बयान चाहे जो भी हो, हम सब उस बात को पहले से जानते हैं। लेकिन हिजबुल्लाह का जो हमला है वो बेहद इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो, चाहे वो हूथी हो। हूथी से भी बीच में खबर आई थी कि अमेरिका से जुड़े हुए एक जहाज को उसने गिराया था। चाहे वो इराकी मिलिशिया हो, चाहे सीरिया के अंदर जो लोग हैं जो लगातार फलस्तीन के पक्ष में लड़ रहे हैं, ये सारे जो हैं इसको एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस का मतलब होता है खिलाफ मुखालफत करना। तो जो ये एक्सिस बना है रेजिस्टेंस का, ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है इसका लीडर है ईरान। तो अगर हिजबुल्लाह ने हमला किया है तो वो ईरान की मर्जी के बिना हमला नहीं होगा। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जानते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि हिजबुल्लाह ने काफी पहले, काफी दिन हो गए, मेरे ख्याल से 20 दिन हो गए इसको, जब हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी की थी। वो वीडियो बड़ी मजेदार थी, वो ड्रोन से बनाई हुई वीडियो थी। उसके जो ड्रोन थे वो इजराइल के सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर से गुजर रहे थे। मतलब ये है कि हिजबुल्लाह को इजराइल के ठिकानों का ठीक ठीक पता है। अब ये जो पूरा खेल है, हम अक्सर देखते हैं कि इजराइल लगातार लोगों को मार रहा है। कई बार ये लगता है कि इजराइल तो जो चाहता है वो कर लेता है, बाकी कंट्रीज नहीं कर पा रही हैं। लेकिन हिजबुल्लाह ने जिस तरह से वो ड्रोन की तस्वीरें दिखाई थी, जिस तरह से ये दिखाया था कि उसके ड्रोन इजराइल के सबसे इंपॉर्टेंट जो सिक्योरिटी की जगह हैं वहां पहुंच गए हैं, उससे ये पता चलता है कि तैयारी इधर से भी कम नहीं है।
और इसीलिए ये हमले इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि ये हमले असली जंग की शुरुआत के पहले के हमले हो सकते हैं। इस बीच में रशिया का एक बयान है, रशिया के एक मंत्री इन दिनों ईरान गए हुए हैं और उनका बयान आया है कि अगर ईरान इजराइल पर हमले करता है तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि शहरी लोगों का, आम शहरियों का ज्यादा नुकसान ना हो। अब ये बयान समझने वाला है। आप जानते हैं कि इजराइल ने जब हमास के ऊपर हमला किया, या इजराइल जब यमन के ऊपर हमला करता है, यमन के ऊपर तो डायरेक्ट हमला अभी तक नहीं किया है, लेकिन इजराइल अगर लेबनान के ऊपर हमला करता है तो अक्सर जो उसका निशाना होता है वो रिहायशी इलाके होते हैं। वो घरों के ऊपर हमला करता है, वो लोगों को मारने की कोशिश करता है। और गजा में तो खैर आप जानते हैं कि उसने बच्चों को नहीं छोड़ा, औरतों को नहीं छोड़ा, मर्दों को नहीं छोड़ा, बूढ़ों को नहीं छोड़ा, आम शहरियों को नहीं छोड़ा, यहां तक कि सहाफियों को भी नहीं छोड़ा। जिस दिन इनकी हानिया साहब की हत्या हुई थी, हानिया साहब की शहादत जिस दिन हुई थी, उसी दिन दो पत्रकारों की हत्या सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि हानिया साहब का जो घर गजा में था, उसके जो बबल्स हैं उसके पास जाकर, वो रबल्स जो हैं उसके खंडहर जो पड़े हुए हैं वहां जाकर वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, जहां कुछ बच्चों ने हानिया साहब की तस्वीर लगाई हुई थी। और इस अपराध में कि वो वहां से रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हैं, दुनिया को क्यों कर पता चलना चाहिए कि हानिया की लगभग लगभग पूरी फैमिली और उनका पूरा घर पूरी तरह से पहले ही बर्बाद किया जा चुका है। इस अपराध में उन दो सहाफियों की, उन दो पत्रकारों की हत्या कर दी गई थी। तो इजराइल का जो निशाना होता है अक्सर आम शहरी होते हैं। एक तरह की तबाही क्रिएट करना, एक तरह का इनह्यूमन जो हम कहते हैं, गैर इंसानी व्यवहार जो होता है, जो अमानवीय व्यवहार होता है, वो इजराइल की पूरी लड़ाई का जो सिस्टम है उसमें शामिल है। अब इसके बनिस्बत, अब इसके बरक्स ईरान से रशिया ये कह रहा है कि आप जब जंग में जाइए तो ये हरकत मत कीजिए। ये मोरल हाई ग्राउंड लेना है कि आप मोरली हाई ग्राउंड पर रहिए। आप सैन्य ठिकानों पर, जो आर्मी के ठिकाने हैं, जो नेवी के ठिकाने हैं, एयरफोर्स के ठिकाने हैं, आप उन पे हमला कीजिए, आम लोगों पर हमला ना कीजिए। अब आप देखिए तो सारी दुनिया में जंग के जो नियम है, युद्ध के जो नियम है, वो ऐसे ही हैं कि कोशिश की जाती है कि शहरी जानो माल का कम से कम नुकसान हो। जंग होती है दो मुल्कों के बीच में, और दो मुल्कों को रिप्रेजेंट करती हैं उनकी सेनाएं, उनकी आर्मीज। तो जो लड़ाई हो वो आर्मी टू आर्मी हो, आम लोगों की जो रिहाइश है, आम लोगों के अस्पताल है, आम लोगों के जो घर हैं, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। अब इजराइल के सामने ये लड़ाई जब है तो ईरान को रशिया एक मोरल हाई ग्राउंड दे रहा है। और ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि रशिया ने अपने बेहद मजबूत हथियार ईरान को पहले ही भेज दिए हैं और इस बात को एकदम साफ किया है कि इस जंग में वो पूरी तरह से ईरान के साथ है। तो रशिया का जो ये साथ है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दुनिया में एक बड़ी जंग पहले ही चल रही है जिसमें रशिया सीधे शामिल है और अमेरिका अभी तक सीधे तो नहीं शामिल है, लेकिन यूक्रेन के पीछे बेहद मजबूती के साथ खड़ा है। चाहे हथियार देने की बात हो, चाहे पैसा देने की बात हो। यूरोप के अंदर जो नाटो के मुल्क हैं वो यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं, यानी दुनिया की जो सबसे मजबूत ताकतें हैं वो सारी ताकतें यूक्रेन के साथ खड़ी हैं, लेकिन रशिया का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही हैं। लगातार रशिया डोमिनेट कर रहा है, यूक्रेन के इलाकों को उसने कब्जा किया है, यूक्रेन को कई जगहों पर खाली करना पड़ा है और यूक्रेन लगातार कर्ज के भरोसे, लगातार मदद के भरोसे है, जबकि रशिया अपनी ताकत से लड़ रहा है। और वो ना केवल यूक्रेन का बल्कि नाटो और अमेरिका जैसे देशों का, नाटो के जो मेंबर कंट्रीज हैं जिसमें यूरोप की लगभग सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, उनका और अमेरिका का मुकाबला कर रहा है। तो रशिया ने यह प्रूव किया है अभी तक कि अमेरिका के सामने वो कमजोर नहीं है। यूएसएसआर के टूट जाने के बाद भी रशिया अमेरिका का मुकाबला करने की ताकत रखता है, ये रशिया ने बिल्कुल प्रूव किया है। अब इस रोशनी में आप देखिए कि ईरान के साथ जब वो कहता है कि हम पूरी तरह से खड़े हैं, तो बहुत सीधा मामला है कि इजराइल के साथ अगर अमेरिका खड़ा है तो सीधे रशिया खड़ा हो गया है आकर ईरान के साथ। और अगर आप साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में जाएंगे, अफ्रीकन कंट्रीज, जैसे मैं नाइजीरिया की बात कर लूं, अब वहां से नई जो सरकार आई है उसने अमेरिकी, जो पूरी तरह से अमेरिकी सैनिक थे, उनको बाहर निकाल दिया है, नंबर वन। दूसरा, यूक्रेन के साथ सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म कर लिए हैं। अब उसने डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए हैं रशिया के साथ।
तो अफ्रीकन देशों के अंदर रशिया का जो पहुंच है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और चाइना की पहुंच तो पहले से ही है। पूरे मिडिल ईस्ट में चाइना ने ढेर सारा पैसा लगाया हुआ है, हॉस्पिटल्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, सड़कों के लिए, पुलों के लिए, डिफेंस में भी पैसा ठीक ठाक लगा हुआ है। ऑयल का जो तेल जो उनका है, उनके सबसे बड़े इंपोर्टर्स में उभरा है चाइना। तो चाइना एक बड़ी विश्व ताकत बन के उभरा है, इधर रशिया एक बड़ी विश्व ताकत बन के उभरा है। और जो मैं बार बार कहता हूं कि ये जो ट्रायंगल बनता है, जिस ट्रायंगल में आपका रशिया भी है, जिस ट्रायंगल में आपका चाइना भी है, और जिस ट्रायंगल में एक तरफ आपका ईरान बनता है, ये बेहद मजबूत हुआ। अब इसका असर आप देखिए, जार्डन के शाह ने और मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं सिसी, इन लोगों ने शुरुआत में ये बयान दिया था कि इजराइल पर अगर कोई हमला होता है और हमारे इलाके से जाता है तो हम उस मिसाइल मिसाइल को शूट डाउन कर देंगे। ये उनका पहला बयान था, जिससे ये लग रहा था कि वो इजराइल के साथ जाकर खड़े होंगे। अब उनके बयान पलट गए हैं। मैंने बताया था कि वहां के जो विदेश मंत्री हैं, जॉर्डन के जो विदेश मंत्री हैं, वो ईरान गए हुए हैं। और मैंने ये भी कहा था कि दो वजह हो सकती हैं। पहली वजह तो ये कि इजराइल का कोई संदेश लेकर गए हों, और दूसरी वजह ये कि वो ईरान से ये कहने गए हों कि आपसे हमारी कोई सीधी दुश्मनी नहीं है। तो दूसरी वजह ज्यादा सही साबित हुई, क्योंकि वहां से लौटने के बाद अब बयान ये आ रहे हैं जॉर्डन से कि इस जंग में हम किसी तरह का हिस्सा नहीं लेंगे, हम इजराइल का डिफेंस नहीं करेंगे। और सीसी का भी यही बयान आया। उधर टर्की से आप देखिए, अर्दोगन जो आगे पीछे कर रहे थे, तिजारती रिलेशन बना के रखे थे, वो अब लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं जो इजराइल के बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जो नया नाजिज्म है, जो नया हिटलर है, वो नेतन्याहू है, वो इजराइल है। तो अब ये बयान अपने आप में आप जानते हैं इजराइल के खिलाफ पड़ता है। तो एक बात तो बहुत साफ है कि इस तरह की अगर जंग होती है तो कम से कम सीधे इजराइल की मदद करने के लिए कोई भी जो खाड़ी का मुल्क है वो सीधे नहीं आएगा। इनडायरेक्टली मदद कर सकते हैं, डायरेक्टली कोई मदद नहीं करेगा। देखिए, सऊदी अरबिया और यूएई के जो चीफ हैं, जो वहां के शाह हैं, वो लोग हानिया का जो अंतिम संस्कार हुआ था, हानिया का जो कब्र दफन हुआ, कफन दफन हुआ था, उसमें वो शामिल नहीं हुए थे। तो एक बात कही जा रही थी कि इस तरह से उन्होंने ये दिखाया कि वो हमास के साथ नहीं है, और वो हमास के साथ नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात जानने की भी नहीं है कि उस तरह से वो हमास के साथ नहीं है जिस तरह से ईरान है। लेकिन अभी तक सऊदी अरबिया या यूएई से कोई ऐसा बयान भी नहीं आया है जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि वो इसराइल के साथ जाकर खड़े होंगे। ऐसा लगता है कि सऊदी अरब और यूएई भी बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। उसकी एक और वजह है, हूथी के साथ सऊदी अरब का 10 साल से लंबा एक संघर्ष चला है। और हूथी, यमन जो है अपने आप में बहुत गरीब मुल्क है, हूथी के पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं है, जबकि सऊदी अरबिया काफी पैसे वाला मुल्क है, अमेरिका से उसके सीधे रिश्ते हैं, बाकी सारी चीजें हैं। लेकिन इसके बावजूद 10 साल तक चली इस जंग में सऊदी अरबिया सीधे सीधे हूथी को नहीं हरा पाया था। तो आप समझ सकते हैं कि वो कम से कम यमन के हूथियों के जो उनका पावर है, जो उनके लड़ने की ताकत है, उससे वो पूरी तरह से परिचित है। और अब वो एक नई जंग में नहीं जाना चाहता है। वो जानता है कि अगर वो इस जंग में शामिल होगा तो सबसे करीब उसके यमन है बगल में, उससे उसको सीधी लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी। और फिलहाल सऊदी अरब इस तरह की कोई लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता, नंबर वन। दूसरा, सऊदी अरब और चाइना के बीच में रिश्ते इधर लगातार बेहतर हुए हैं। चाइना ने जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है सऊदी अरबिया में। पेट्रो डॉलर को लेकर भी बहुत सारी बातें चल रही हैं, जिसमें यह था कि सऊदी अरबिया डॉलर के टर्म में अब व्यापार नहीं करेगा। तो ऐसे में सऊदी अरबिया ये बात देख पा रहा है कि अमेरिका के बाजारों में जिस समय मंदी चल रही है, शेयर मार्केट बिल्कुल नीचे जा रहा है, उस समय चाइना का युआन लगातार ऊपर उठ रहा है। इंडियन करेंसी की बात ही क्या करनी है। इंडियन करेंसी आप देख रहे हैं कि सबसे लोवेस्ट लेवल पे चली गई है, 82 रुपया क्रॉस किया, 83 क्रॉस किया, अब शायद 84 रुपए क्रॉस कर चुका है। मतलब 84 रुपए का $1 हो गया है। तो हमारी करेंसी तो लगातार नीचे जा ही रही है। हमारे शेयर मार्केट में तो तमाशा मचा ही हुआ है। लेकिन अमेरिका और यूरोप के शेयर मार्केट में भी लगातार जब गिरावट आ रही है, उस समय आप देख रहे हैं कि चाइना की करेंसी मजबूत हो रही है। तो सऊदी अरबिया बेसिकली एक तिजारती मुल्क है। बेसिकली वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैसा है, और वो जानता है कि चाइना को नाराज करना इस समय कहीं से बेहतर नहीं होगा। तो सऊदी अरबिया और यूएई के बारे में भी मेरी रीडिंग ये है कि अगर ये जंग होती है तो वो सीधे सामने नहीं आते हैं। अब उधर याह्या सिनवार को मैंने बताया कि हमास का चीफ बनाया गया है, जिनको माना जाता है कि बेहद
जबरदस्त तरीके से लीड करने वाले व्यक्ति हैं, तो एक बात क्लियर है कि वहाँ हमास की जंग नहीं रुकने वाली है। हिजबुल्लाह ने हमला किया है, इससे एक बात क्लियर है कि ईरान कभी भी हमला कर सकता है। और हिजबुल्लाह के नेता का नसरुल्लाह साहब का एक बड़ा मजेदार बयान आया है, जिसमें वो कहते हैं कि ईरान जो इंतजार करवा रहा है इजराइल को, वो एक तरह से सजा दे रहा है। रोज सुबह शाम इजराइल ये इंतजार कर रहा है कि आगे क्या होगा, और अमेरिका और ब्रिटेन और बाकी मुल्कों से दरखास्त लगा रहा है कि हमारी मदद करो। तो ये अपने आप में एक बहुत मजेदार फिनोमिना है जो नसरुल्लाह साहब कह रहे हैं। अब जाहिर है कि जंग में वो एक हिस्से के साथ हैं, ईरान के साथ हैं, तो वो ऐसी ही बातें करेंगे जो फेवर में जाए ईरान के। लेकिन जो चिंता है वो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि जिस तरह से हानिया की हत्या हुई, उससे बहुत क्लियर है कि ईरान के अपने सिस्टम के अंदर मोसाद के लोग, इजराइल के लोग, सीआईए के लोग भरे हुए हैं, जिन्होंने ये खबरें लीक की होंगी। तो जब तक अपने अंदर के गद्दारों पर आप कंट्रोल नहीं करेंगे, इजराइल अमेरिका से लड़ना आसान नहीं होगा। इसलिए आज की डेट में ये कहना कि अगर ये जंग होती है तो कौन जीतेगा, और ये जंग होती है तो कितने दिन चलेगी, ये सब बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना बिल्कुल सेफली कहा जा सकता है कि अगर ये जंग होती है तो इजराइल के लिए उतना आसान नहीं होगा जितना कुछ वर्षों पहले तक लग रहा था। उसका एक और कारण है कि इजराइल ने जो कुछ हमास के साथ किया है वो तो ठीक है, लेकिन जो कुछ गजा के साथ किया है, गजा में जिस तरह की तबाही लाई है, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया और हमारे जैसे चैनलों के माध्यम से दुनिया भर में पहुंची हैं। और जब वो दुनिया भर में पहुंची हैं तो इजराइल के लिए जिस तरह का सपोर्ट था, वो सपोर्ट भी अब नहीं रह गया है। तो ये जंग अगर होती है तो काउंसिल्स के अंदर, बाकी इंटरनेशनल वर्ल्ड में भी इजराइल को उस तरह का सपोर्ट नहीं मिलेगा जैसा सपोर्ट पहले मिला करता था। इसलिए अगर ये जंग होती है तो बेहद खतरनाक तो होगी ही, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत सारे उतार चढ़ाव दिखेंगे। अभी आपने देखा बांग्लादेश में सरकार गिरी है, और एक तबका ये कह रहा है कि ये सीआईए की साजिश हो सकती है। बांग्लादेश में आगे क्या होता है, कैसे होता है, हमने विस्तार से बात की थी प्रकाश केरे साहब ने आपसे। आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो उसको जरूर देखिए, बांग्लादेश का पूरा फिनोमेना समझने के लिए। लेकिन अभी तो हम सब ये इंतजार कर रहे हैं कि खाड़ी में अगले दिन क्या होगा। रोज नए दिन, नई नई खबरें आ रही हैं, और इसीलिए मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि अपने चैनल पर इजराइल से जुड़ी हुई खबरों को लगातार अपडेट करता रहूं। आप सब लोग देखते हैं, इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाते हैं, रिश्तेदारों तक पहुंचाते हैं, कमेंट्स करते हैं, बताते हैं किस मुल्क से, किस इलाके से आप लोग हैं। और ये सब देखकर, जानकर हमें वो ताकत मिलती है कि हम लगातार अपडेट करते रहते हैं। इसके अलावा भी अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो बहुत आसान है, हमारा पिन कमेंट आप खोलिए, वहां से आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं जो 3 रुपए रोज से भी कम की है, जो सबसे छोटी मेंबरशिप है। आप डायरेक्टली हमारी मदद कर सकते हैं, या जैसे भी चाहें हमसे जुड़े रहें। ना सब्सक्राइब किया हो अभी तक और आपको लगे कि लगातार वीडियोस देखने जरूरी हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए चैनल से। जो बात मैं हर बार कहता हूं वहीं पर खत्म करूंगा कि अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे, आप हमें ताकत देंगे, तभी हम सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर लगातार सच कह पाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।